वैसे ही है वस्त्र की सफाई। तो जब वस्त्र पहनने में भी ऊर्जा है तो वैसे वस्त्र की सफाई में भी ऊर्जा है। जैसे वस्त्र की सफाई करते हैं तो उस समय भी पूरे वस्त्र जो सफाई हो जाते हैं उसके बाद में पूरे एक बाल्टी भर के उसके अंदर गौमूत्र के 2 से 3 ढक्कन डाल के सब वस्त्र को मुझे एक बार वापिस उसके अंदर डुबो के पूरा कंप्लीट निचो के फिर उसको सुखाना है। तो जो वस्त्र के अंदर जो भी डिटर्जेंट केमिकल जो भी रहा था वो पूरा नीट एंड क्लीन, और वो भी बैक्टीरिया लेस। जो भी नकारात्मक बैक्टीरिया वो धोने में पानी में आए हैं तो वो भी क्लीन होगा, तो उसके अंदर और अच्छा ऊर्जा तत्व जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी आज हमने क्या कर दिया है, डिटर्जेंट कितने सारे केमिकल वाले अलग अलग वो भी डिटर्जेंट डाल दिया है। तो बने तक हमें वो प्राकृतिक जो डिटर्जेंट है वो उपयोग करना है। तो हमारे जो संस्कृति में कैसे उपयोग करते थे, तो अभी हमें प्रश्न है कि अभी अच्छा कपड़े तो बहुत मिट्टी वाले हैं ये सब है, तो इसको हम कैसे, डिटर्जेंट के बिना तो ये अच्छा नहीं होता। गलत है, डिटर्जेंट के बिना अच्छा होता है। और वो कैसे, तो हमारे पहले के जमाने के अंदर नदी के तट पे जो नदी रहती थी उसके किनारे के ऊपर नदी में से वो छान वो फेस निकलता है और झाग बहुत सारा, और झाग मिलके मिलके ऐसे एक किनारे के ऊपर इकट्ठा होता था और वही झाग का वो गट्ठे बनते थे और वही गट्ठे से कपड़े को रगड़ रगड़ के धोने से वो अच्छे होते थे। तो ये पूरी डिटेल मैंने जो बड़े बुजुर्ग पहले के है बड़ी अभी बहुत बड़ी उम्र के है उसके पास से जब मैंने पूछा कि अभी तो मार्केट में बहुत सारे डिटर्जेंट वगैरह है, तो आप जब छोटे थे तब कैसे आप कपड़े धोते थे, तब उन्होंने ये पूरी डिटेल मुझे बताई कैसे हम लोग धोते थे। तो ये पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं होता और ये इतनी मात्रा में प्रकृति हमें देती है, सबको हो जाता था। लेकिन आज हमने ये पूरा वेस्ट करके रख दिया और अभी जो हम बेस्ट बोल रहे वो पूरा वेस्ट हमने उठा लिया और जो बेस्ट है उसको हमने छोड़ दिया। तो आज अभी हम बोल रहे कि हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है, इसके अंदर आप थोड़ा सर्चिंग करो तो ये डिटर्जेंट का ऑप्शन निकाल के कैसे घर पे आप अच्छे डिटर्जेंट बिना केमिकल के बना सकते हो। ये बहुत ही सरल तरीके से बनते हैं। ये जो मैं बता रही थी बकुल भाई का, तो बकुल भाई ने बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम करके है वो बनाया है। तो वो कपड़े धोने में भी अच्छे उपयोग आते हैं, हैंड वॉश में है, पोछा लगाने में, सब जगह में ये उसका उपयोग होता है। वो बहुत ही बायो एंजाइम वो बनाते हैं। तो वो ऐसा आप यूट्यूब में अलग अलग सर्चिंग करो नेचुरल बायो एंजाइम करके, आपको डिटेल में कैसे वो बनाना है वो मिल जाएगा, जिससे पूरा प्रकृति का और हमारा खुद का, प्रकृति का तो चलो हम ना सोचे तो, लेकिन खुद के बारे में तो सोचे। और ये आज हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमें 5 साल के बाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हमने इतना सारा बिगाड़ के रख दिया है। वैसे ही हमने कहा हम कौन सी चीज में से ऊर्जा लेते हैं, तो हमारा जो खान पान है वो, तो खान पान में से भी ऐसे ही ऊर्जा हम ले रहे हैं। तो खान पान में भी ज्यादातर जो हम चीज उपयोग करें वो प्राकृतिक चीज उपयोग करें, क्योंकि प्राकृतिक में से ही सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। वैसे ही नकारात्मक में क्या है, तो जो भी चीज, जो भी हम अनाज है थोड़े बहुत जब सब ला रहे हैं मार्केट में से, वो ज्यादातर यूरिया पेस्टिसाइड से पका हुआ जो भी खाना है वो हम ला रहे हैं। तो वो भी हमें पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो बीज है, बीज के अंदर भी यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड वो सब गया है। तो जैसे बीज में गया है तो वो हमारे पेट में भी जाएगा और पेट में भी ये सब पूरी प्रोसेस होगी। जो भी अलग अलग नलियां वगैरह वो सब ब्लॉकेज, इसकी जितनी भी समस्या है कैंसर की, ये सब ये यहाँ से ही आती है। तो हमें लगता है नहीं हम तो घर का ही खाते हैं, लेकिन यूरिया पेस्टिसाइड्स का ही खाते हैं। तो ये हमें सोचना है, क्योंकि वो हमने हमारे अंदर हमने खुद ही नकारात्मकता डाली है। तब हम दिमाग में क्या सोचे, यार प्राकृतिक लेने जाओ तो कितना महंगा होता है। सही है, अभी आपको महंगा लग रहा है, लेकिन 5 साल के बाद वही महंगा आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। कैसे? अभी सिंपल आप थोड़ा मैथ्स गिनो इसके बारे में। ये सोच बदलने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो भी अच्छे लोग हैं ना वो काम करते, उसको हम प्रमोट तो नहीं कर रहे, उसको हम बढ़ावा तो नहीं दे रहे, लेकिन गलत हम बोल के उसका भी हम नकारात्मक ही सोच के खुद के अंदर भी नकारात्मकता डाल रहे हैं। तो थोड़ा मैथ्स की हम गिनती करें। जैसे अभी हम बाहर से पेस्टिसाइड यूरिया का जो भी खाना खान पान जो हम खरीद रहे हैं, तो पूरे 1 साल का आपने खान पान सब खरीदारी करके पूरे 1 साल का भर दिया, तो आपने हिसाब किया कितना हुआ, तो 50,000 का हुआ।
वैसे ही आपने सब प्राकृतिक चीजों वाला जो भी है खरीदारी की, तो वो कितने की हुई? तो अभी मानो कि वो पूरी अभी टोटल हुआ तो 80,000 का हुआ। चलो हम तो ऐसे 30,000 अभी और भी बढ़ा करके कर रहे हैं, तो 80,000 का हुआ और ये 50,000 का हुआ। अभी ये प्राकृतिक जो खान पान है वो हमने 5 साल तक खाया, तो पूरी बॉडी हमारी स्वच्छ यानी नीट एंड क्लीन, रोग मुक्त होगी। जैसे हमने यूरिया पेस्टिसाइड्स का खाया तो क्या होगा, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ रोग आएंगे हमारे अंदर। तो वो जो रोग प्रवेश करेंगे उससे क्या होगा, मानो हार्ट ब्लॉकेज है, ये है वो है, तो वो अलग अलग ऑपरेशन के 5 लाख हुए, 10 लाख हुए, 20 लाख हुए। तो उस समय तो अभी ये आप थोड़ा हिसाब कर लो कि 5 साल में हमने 80,000 का भरा और ये 50,000 का भरा, तो 5 साल का वो 50,000 वाला 2.5 लाख हुआ। अभी ये है तो ये 4 लाख हुआ। 1.5 लाख आपको महंगा पड़ा, तो आप 1.5 लाख में बोल रहे हो महंगा हुआ, और सामने अभी 5 साल के बाद पूरी बॉडी बिगड़ रही है, तब आप 5 लाख का 10 लाख का खर्चा कर रहे हो, तब हमें महंगा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो तो बॉडी के लिए खर्च करना है। तो फिर खान पान ही अच्छा सकारात्मक वाला कर दो, तो फिर ये नकारात्मक का दवाई की ये कुछ जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमारी जो कहावत है ना, पानी के पहले हमें पाल बांधनी है, लेकिन हम ये नहीं करते। पानी भी आ जाता है, पानी में हम डूब भी जाते हैं, लेकिन फिर भी दवाई खा के भी खाना है, तो खान पान भी यूरिया पेस्टिसाइड का ही खाना है। तो ये नकारात्मक सोच वाली जो हमारी बिलीफ है ना, ये हमें तोड़नी है। क्योंकि जब हम प्राकृतिक को प्राकृतिक नजरिए से नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं उसको अप्लाई करेंगे, तब तक हम बीमार के बीमार ही रहेंगे। फिर वो शरीर से हो या मन से हो, वो बीमारी रहने वाले है। इसके अंदर बहुत ही प्राकृतिक चीजों के अंदर पालेकर जी पद्धति है, तो पालेकर जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर बताया है कि यूरिया पेस्टिसाइड से क्या होता है। तो ये भी आप सर्च करके थोड़ा अभ्यास करके देख सकते हो। वैसे ही धान्य का है, तो जो भी हम धान्य खा रहे हैं, तो उसका भी हमने पूरे आहार शुद्धिकरण के अंदर विषय लिया था। तो सकारात्मक ऊर्जा हमें जब चाहिए, तो ये उत्तम धान्य ही हमें प्रदान करेगा। और जो नकारात्मक धान्य खा रहे, तो वो जीभ के लिए अच्छा है, लेकिन पेट के लिए, दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। और उत्तम धान्य वो जीभ के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है। तो कनिष्ठ धान्य बने तब उतना हमें छोड़ना है। इसका संदर्भ में आपको डिटेल में चाहिए तो डॉक्टर खादरवल्ली करके है, उनके वीडियोस मैंने वो भी ग्रुप में डाले थे, तो वो भी आप 3 पार्ट में है, आप वो देख लीजिएगा तो डिटेल में पता चलेगा। और डिटेल में आपको उसका विज्ञान के साथ, साइंस के साथ जानना है, तो खादरवल्ली जी की 2 दिन की शिविर रहती है, वो आप अटेंड करके उसमें से भी आप जान सकते हैं। मैंने उसका 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया खादरवल्ली जी का, मुझे बहुत ही डिटेल में उसका साइंस जानने के लिए मिला। अभी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उससे ही हमें मिलती है। ठीक है, फिर वैसे ही भोजन जब हम पकाते हैं, तो उसके जो पात्र है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी सकारात्मक किसमें है, तो जो मिट्टी के बर्तन में हमें पकाना है वो सबसे बेस्ट है। और जो नकारात्मक में है, तो वो जो हम एल्यूमिनियम के बर्तन में या तो प्रेशर कुकर या जो कुकर आते हैं उसके अंदर जो पकाते हैं, वो सब नकारात्मक है। तो इसके बारे में भी आगे हमने बात की थी, धातु की बात में ये सब हुआ था। तो एल्यूमिनियम की धातु कहाँ से वो आई थी, तो एक्चुअली जो अंग्रेजों ने एल्यूमिनियम की धातु यहाँ पर लाए थे, वो कैदियों के लिए लाए थे। क्योंकि कैदी जो जेल के जो कैदी रहते थे उसकी ताकत बहुत ज्यादा, बल बहुत रहता था। तो बल कम करने के लिए क्या किया था, उन्होंने एल्यूमिनियम के स्पेशली बर्तन बनाए थे, और वही बर्तन में वो कैदियों के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना पकाते थे। यही धातु में एल्यूमिनियम के कुकर में या तो स्टील के कुकर में हम खाना पकाते हैं, तो कुकर में पहले तो खाना पकाना ही गलत है। उसके अंदर 98% यानी 98% पूरा जो खाने के जितने भी तत्व है वो मर जाते हैं। जो भी खाना पकाते हैं वो हमेशा खुला यानी मिट्टी के बर्तन में, पंच महाभूतों के साक्षी में खाना पकना चाहिए। तो मिट्टी एक पंच महाभूत का एक तत्व आ गई, अग्नि तत्व। और आकाश, जल, जल के अंदर ही हम पकाते हैं। खुली हवा और आकाश, वो बर्तन के अंदर उसका स्पर्श होना चाहिए। और यही खाना पकाए तो संपूर्ण तत्वों के साथ ये अच्छा सब हमें जो भी मल्टीविटामिन है वो मिलता है।
लेकिन हमने सब्जियां जो भी सब अच्छा तो लाके प्राकृतिक लाके तो रख दिया, लेकिन काट के जैसे हमने कुकर के अंदर डाला तो सब तत्व मर गए। तो बने तब तक हमें कुकर का उपयोग नहीं करना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मिट्टी का ही बर्तन उपयोग करना है। इसके डिटेल में भी राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छा बताया है। इसका एक अच्छा है वीडियोस में डालूंगी ग्रुप में। फिर ऐसे ही पेय पदार्थ, हम जो शरबत वगैरह बोल रहे हैं, तो हमारी संस्कृति में ऋतु अनुसार शरबत और पेय अलग अलग पेय पदार्थ रहते हैं। जैसे अभी गर्मी की ऋतु है तो गन्ने का रस वगैरह है, नींबू शरबत है वो भी हम पी सकते हैं, पुदीना का है, आदू अदरक और पुदीना का शरबत वो पी सकते हैं। तो ये सब अलग अलग ऋतु के अनुसार रहते थे, कोकम के शरबत वगैरह। लेकिन आज हमने क्या किया, तीनों ऋतु में एक ही केमिकल वाले जो अलग अलग हम जो पी रहे हैं शरबत, तो ये आज हमने कर दिया है। तो वो भी हमें पता है कि कितना हमें नुकसान करता है। और ये कुछ हम मैं जो बता रहे कुछ नया नहीं है, ये सब ओपनली यूट्यूब गूगल में सब है। लेकिन ये हमारी सोच नहीं बदलती, मान्यता नहीं बदलती, इसलिए हम बदलाव नहीं करते। यहाँ पर ज्ञान लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये मान्यता जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इसमें से कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये हमें मान्यता बदलनी है। इसकी डिटेल में भी आपको राजीव दीक्षित जी बहुत ही अच्छा उसके वीडियो में बताएंगे। वैसे ही माहिती प्राप्त करने के जो भी साधन है हमारे, उनमें भी हमने ऐसा सकारात्मक नकारात्मक कर दिया है। तो जैसे आज कोई भी अच्छी चीज हमें उसके संदर्भ वगैरह कुछ ढूंढना है, पढ़ना है, तो हमें पुस्तक या ग्रंथ का आधार लेना चाहिए, उसके पास हमें बैठ के माहिती लेना है। लेकिन वो भी आज हमने क्या किया, जो भी कुछ जानना है मोबाइल में मोबाइल का डायरेक्ट उपयोग कर लो, लैपटॉप का कर लो। तो ये यंत्र का उपयोग हमने कर लिया। और कोई बोलते हाँ हम दररोज अच्छे विचार करते हैं ना, दररोज हम अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पर, बोले मोबाइल में। कितने व्हाट्सएप में अच्छे मैसेज आते हैं, हम पढ़ लेते, लेकिन मुझे बताओ कि व्हाट्सएप में आप 10 अच्छे मैसेज पढ़ते हो, लेकिन साथ साथ में 50 ऐसे नकारात्मक विचार तो अंदर जा ही जाते हैं। आपको नहीं डालना फिर भी जाते, क्योंकि स्क्रीन ही दिखाती है और पूरे पिक्चर के साथ दिखाती है, तो जो राइट ब्रेन है वही पकड़ लेता है। फिर हम ही बोलते तो इतना अच्छा आप मोबाइल में पढ़ते हो तो ये क्यों परेशान करता है, क्योंकि यंत्र का अपने नकारात्मक साधन ही यंत्र नकारात्मक है। और यही नकारात्मक में से तो हम ऊर्जा लेते, तो कैसी कोई ये अच्छी ऊर्जा देगा। तो यंत्र यानी कि ये जो विज्ञान है, अभी जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, अच्छे कोई काम के लिए हम थोड़ा उपयोग करें वो ठीक है, लेकिन अभी पूरे दिन कुछ भी आपको माहिती लेना है, जो पुस्तक हमें उसके स्पेशली पुस्तक है, कोई स्पेशली ग्रंथ है, वो जो देते उसको उसके पास हम नहीं जाते। फिर वैसे ही है भाषा, तो जो हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें संस्कृत ही देगी। जैसे हमारे संभाषण में अलग अलग जो हम उपयोग कर रहे हैं भाषा, उनमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसके अंदर नकारात्मक शब्द आ जाते हैं। लेकिन संस्कृत एक ही ऐसी भाषा है जिसके संवाद में भी आप जैसे गाली भी आप दो ना संस्कृत में, तो वो भी गाली नहीं लगती, वो भी सकारात्मक ऊर्जा जैसी लगती है। एक उदाहरण उसका हम देखें तो अभी संस्कृत में हम ऐसा बताए कि आप तो बहुत ही अच्छे देवानाम प्रिय है, तो हमें क्या लगेगा, देवानाम प्रिय बताए, ओहो, यानी देवों के प्रिय है आप। हमें ऐसा गुजराती में लगता है, हम उसका अनुवाद करें या तो हिंदी में करें तो देवानाम प्रिय एक्चुअली उसका गुजराती या हिंदी होता है मूर्ख, ठीक है। तो अभी देवानाम प्रिय, हम किसी को अभी गाली भी देना, आप सही में देवानाम प्रिय हो, किसी को गाली नहीं लगेगी। तो वैसे ही संस्कृत भाषा है, वो भाषा बोलने से हमारे दिमाग के जो भी न्यूरॉन है वो न्यूरॉन की शाखाएं बनना शुरू होती है, वो विकसित होते हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो 72,000 जो नाड़ियां है वो पूरी भ्रमण, उसके अंदर जो रुधिराभिसरण है, जो रुधिर यानी लहू है, रक्त है, वो पूरा भ्रमण करना शुरू करना है। संस्कृत भाषा से पूरी जो अलग अलग जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सब आकर्षित होने लगती है। इसीलिए हमें भाषा में ज्यादातर, जैसे आज हमने हमारी मातृभाषा के साथ में कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो वो अंग्रेजी के जोड़ दिए हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अभी पानी पीना है तो हम क्या बोले, ग्लास में पानी दीजिए। तो हम जैसे गुजराती में या हिंदी में बोलते हैं कि प्याला, तो प्याले में पानी दी, तो प्याला शब्द दिमाग में आता ही नहीं है, ग्लास ही आता है। जैसे कंफर्ट जोन,
तो वो भी सगवड़, वो दिमाग, वो ज्यादातर मुंह के ऊपर या दिमाग में शब्द, सोच मतलब हम सोते तब जाके उसका प्रॉपर शब्द आता है, तो ये सही शब्द नहीं आता। क्यों? क्योंकि आज हमने हमारी मातृभाषा के अंदर बहुत सारे ऐसे मिश्रित शब्द अभी अंग्रेजी के कर दिए हैं। तो इन सब का असर कहाँ पर होता है? दिमाग के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आने वाली नई पीढ़ी, क्योंकि ये हमारी आदत है और यही आदत गर्भ में भी ट्रांसफर होगी। गर्भ में बच्चे के ऊपर भी आप इनडायरेक्टली ये सब आप करोगे। तो यहाँ सबसे पहले शुद्धिकरण करना है कि ये सब चीजों से आप जब प्रेगनेंसी रखोगे तो उस समय ये सब चीजें, जो चीजों से आप ऊर्जा प्राप्त करने वाले हो, तो ये सब शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तब जाके ये होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इसीलिए हमें ये जो भी हमारी चीजें है, हमारी भाषा है, ये सब बदलना है। और भाषा के लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण आपको देखना है। तो पुस्तक का नाम है धरा तले प्रगति भगवत भाषा, यानी धरा के ऊपर भगवत भाषा का प्रकटीकरण हुआ है। ये इजराइल का इजराइल है, वो पूरा इजराइल कैसे वो आजादी से मुक्त हुआ, वो स्वतंत्रता वो हो गई और कैसे वो गुलामी में से मुक्त हुए, उसके वो भाषा उसकी मेन थी। और 2000 साल के बाद अभी उसकी मातृभाषा जब उन्होंने वापस अभी लाई तो उनमें से क्या क्या उसको प्राप्ति हुई, वो सब पूरी अच्छी बात बताई है। तो भाषा का महत्व के बारे में ये पुस्तक बहुत ही अच्छा है। एक बार आप पढ़ने के लिए लोगे तो छोड़ने का मन नहीं होगा, इतना अच्छा है पुस्तक है। तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगी एक बार आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो सोच, हमारे हर रोज के शब्द है, तो उसमें हम जैसे इंग्लिश शब्द हमने धीरे धीरे करके डाले हैं, वैसे ही धीरे धीरे करके हमें संस्कृत शब्द डालने हैं। जैसे अभी मुझे आपको पूछना है तो मैं तुरंत ही आपको संस्कृत में ऐसे एक दो शब्द करके मैं आपको पूछ सकती हूँ। तो वैसे हमें उपयोग करके संस्कृत के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे हमारी भाषा धीरे धीरे करके सकारात्मक होगी। हो सके तो हमें संस्कृत संभाषण का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो वो संभाषण से थोड़े थोड़े शब्द है, हमारे संवाद है, हमारी वाक्य रचना है, ये सब धीरे धीरे करके आएगा। तो ये भी हमें करना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखें तो हमारा जो प्रतिदिन का अयोग्य जो खान पान है, ये जितना भी हमने वस्तु के बारे में देखा, अभी उसके अंदर हम बदलाव करें कि ना करें, लेकिन ये जो 7 चीज है, ये तो हमें बदलाव करना ही पड़ेगा। अभी ये हमने नहीं किया तो जितने भी चिंतन वर्ग में आपने जो भी सुना किया वो सब फेल है, वो सब कुछ उपयोग होने वाला नहीं, वो सब व्यर्थ जाएगा। और आपको सही में उसको उठाना है तो ये 6 चीज आपको उपयोग करनी ही है। इसमें से एक है सफेद नमक, वैसे ये सफेद दूध, तो ये भी हमें बंद करना है। वो हमने देखा कि भैंस का दूध है वो सफेद है, गाय का है वो पीला है, तो हमें गाय का ही पीना है, भैंस का नहीं पीना, क्योंकि ये भी जहर के समान है। मतलब भैंस का दूध है वो औषधि सेवन के लिए था, और जो मल है, जिसको मल युद्ध करना है, उसके लिए भैंस का दूध सही है। लेकिन हमारी जीवन शैली के अनुसार भैंस का दूध अभी सही नहीं है। वैसे सफेद घी वो भी पूरा केमिकल से ही बनता है, तो प्राकृतिक जो घी बनता है वो हमें लेना है। ऐसे ही सफेद मैदा, ठीक है, तो ये सफेद जहर है 6 प्रकार के, वो हमें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बॉडी 10-20 साल के अंदर इतनी डैमेज होगी कि आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और वैसे ही है रिफाइंड तेल, तो ये भी हमें बंद करना है, ठीक है। तो ये 7 चीज ऐसी है जो हर रोज हमारे रेगुलर जीवन के अंदर हम उपयोग करते हैं। कुछ बदले कि ना बदले, लेकिन इतना तो बदलना ही चाहिए। ये फिर आपको महंगा पड़े कि सस्ता लगे, लेकिन यहाँ आपने आपकी मान्यता, झूठी मान्यता, जो भी गलत सोच है, यहाँ पर आपको बदलनी चाहिए। यहाँ पर बदल दिया तो आपके 70 से 80% रोग है वो ऐसे ही निकल जाएंगे, सिर्फ ये 7 चीजों बदलने से। तो सबसे पहले इन लोगों ने ये 7 चीज के ऊपर ही अटैक किया है, तो यही सबसे पहले हमें निकालना है। ये सब जहर है, 7 के साथ जहर है, ठीक है। तो ये 7 जहर तो पहले बंद करें, बाकी और चीज बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे दिन के जो प्रतिदिन के जो खान पान था, ये हमें ऐसी चीजें ये बदलना है। और कोटेशन में भी ये सब सामने संदर्भ भी रखे थे, तो वो भी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर जो विषय हमारा था
ऊर्जा शक्ति कौन से विषय में से हम लेते हैं और कौन सी ऊर्जा शक्ति हमें लेनी है और कौन सी ऊर्जा शक्ति को हमें भगाना है, निकालना है, छोड़ना है। ठीक है, तो जैसे ही हम हमारे सोच में नकारात्मक सोच निकालेंगे तो अच्छी सकारात्मक सोच, अच्छी ऊर्जा आकर्षित होना शुरू होगा। तो हमें अच्छी ऊर्जा को ही आकर्षित करना है। गलत सोच, गलत मान्यताएं, गलत बिलीफ वो हमें निकालनी है और अच्छे मार्ग पे जाना है। ठीक है, तो अच्छी चीजों का संग करेंगे तो अच्छे मार्ग पे 100% हम जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ये विषय पूरा हुआ। इनमें किसी को कुछ प्रश्न है तो चर्चा करते, नहीं तो फिर यहाँ पर प्रार्थना करके हम पूरा करते हैं। दीदी, इन चीजों के लिए जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि क्यों बड़ी उम्र में आजकल हम ये सुनते हैं डॉक्टर से कि हमें नहीं गर्भ धारण करना चाहिए, तो आप बोल रहे थे कि उसको आप इसमें कनेक्ट करेंगे। तो यही 7 चीजें और यही सारी की सारी चीजें हैं, है ना, जो हमें अपनानी चाहिए। तो आज जो डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि बड़ी उम्र में आप ये प्रेगनेंसी नहीं रख सकते, ये कम होता है, वो कम होता है, उसका मुख्य रीजन है लास्ट में जो मैंने 7 चीज बताई ना वो। अभी ये 7 चीज आपने अच्छी कर दी ना तो फिर कोई भी बड़ी उम्र में आप गर्भ धारण करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यही मुख्य 7 चीज अभी हमारे हर रोज के जीवन में ये हम 7 जहर खा रहे हैं। अभी देखो आपकी बॉडी है तो ये तो जब हम गर्भ में से हमने खाया है तो बच्चे के डीएनए भी डैमेज हुए, फिर भी बच्चे की बॉडी ने खुद ही इतना सारा परिश्रम किया, श्रम उठाया, फाइट करने की, वो सब जितने भी अंदर सकारात्मक बैक्टीरिया तो उन्होंने फाइट की। फाइट करते करते कितने साल तक फाइट की, तो जो वो बच्चा है 25, 30, 40 साल का हो, 40 साल तक फाइट की। बाद में जाके क्या हुआ, तो यही 40 साल के बाद फिर उसको घुटने के दर्द, कमर के दर्द, चश्मा, ये सब आ गया। तो ये क्यों आए, क्योंकि उसकी बॉडी ने 40-30 साल तक तो फाइट की, अभी फाइट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये भी हमने उदाहरण देखा था कि आप अभी किसी के साथ भी एडजस्ट कर रहे हो, कुछ तकलीफ है तो आप ठीक है 4 महीना करो, 6 महीना करो, 2 साल तक करो, फिर आप बोलो अभी नहीं होगा, अभी ये मुझसे नहीं होगा, 2 साल किया, 5 साल तक आप खुद करो। तो वैसे ही बॉडी ने फिर अभी रेड लाइन बता दी, अभी कुछ नहीं होगा, अभी आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो मरो, ये सिंपल अभी रेड लाइन आ गई है। तो 7 चीज तो हमें कैसे भी करके बदलना ही है, फिर उसको हम महंगे या सस्ता जो भी हम सोचे, जो भी हम करें, बदलोगे तो फिर कोई भी लेट उम्र में आप प्रेगनेंसी रखो, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद दी। ભારતીબેન, આ પુસ્તક જે તમે કીધું ધરાતલે ભગવત ભાષા, એ કઈ જગ્યાએથી પરચેસ કરી શકાશે? એ બાલ ભારતીમાં મળે છે। ઓકે, આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં છે, અમદાવાદમાં કાંકરિયા જૂના ઢોર બજાર, ત્યાં એની ઓફિસ છે, ત્યાં તમને આ બધા મળી જશે, ધરાતળે પ્રાપ્તિ ભગવત ભાષા। ઓકે ઓકે, એનો ફોટો છે ને હું ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ। અચ્છા, હા તો સારું, હા, ખ્યાલ આવી જશે। ધન્યવાદ। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा कि वॉल पे पेंटिंग बनाना चाहिए, मतलब हाँ जी, मैं आ सकती हूँ। हाँ। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि वॉल पे हाथ से पेंट करना चाहिए, तो अगर हम ना कर सके तो क्या हम पिक्चर्स लगा सकते हैं, जैसे कि नेचर के जो पिक्चर्स होते हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे, उस टाइप के क्या हम पिक्चर्स लगा सकते हैं अगर वॉल पे हम कुछ ना बना सकें तो? हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन पेंटिंग कर सकते हैं तो भी अच्छा है। पेंटिंग नहीं हुआ तो अलग अलग महापुरुष के भी पिक्चर है वो भी लगा सकते हैं। प्रकृति के कुदरती दृश्य के जो भी पिक्चर है वो भी लगा सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, दीवार प्लेन नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज आप अच्छी जो भी आप कर सकते हो। और अभी पेंटिंग का अलग अलग ऊर्जा तत्व के साथ कैसी ऊर्जा लेना है वो अभी मैं मेरे घर में ही प्रयोग कर रही हूँ। पूरे घर में मैंने लिंपण कर दिया है और उसके ऊपर अभी मैं पेंटिंग कर रही हूँ। और वो भी कैसे पुस्तक के कोटेशन के साथ है, कौन से पुस्तक का कौन सा ये है और हमारे अंदर कैसे संस्कार ग्रहण होते हैं, कैसी ऊर्जा देता है, वो पूरा अभी प्रयोग चल रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो उसमें से आप सबको बहुत सारी इसमें आइडिया मिल जाएगी।
तो वो मैं वीडियो आपको शेयर करूंगी। जी, थैंक यू दी। धन्यवाद। अच्छा, मुझे लगता है अभी किसी को प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पर हम विषय पूरा करते हैं। हाँ, रतन जी कुछ पूछना है? हाँ, नमस्ते दीदी। हाँ, नमस्ते। तो ये आपने अभी पेंटिंग के लिए बताया था। आप वीडियो में आ पाओगे? कोई भी मुझे प्रश्न पूछे एक वीडियो में प्लीज आइए तो अच्छा रहेगा मुझे जवाब। चरित्र की मूवी है, तो ये चरित्र पढ़ते पढ़ते साथ में मूवी देखना है। तो मैंने मेरा जो शेड्यूल बनाया था, तो उसके अंदर मैंने ऐसा किया था कि जैसे आज मैंने गोरा कुंभार करके है, तो उसका चरित्र पढ़ा है, तो साथ में मैंने उसकी मूवी है वो भी देखी थी। जैसे मीराबाई है, तो मीराबाई का चरित्र पढ़ा तो मीराबाई की मूवी देखी थी। फिर ऐसे वडनगर के ताना रीरी है, तो संगीत के वो मास्टर थे, तो उसकी मैंने उसका चरित्र पढ़ा तो सामने उसकी मूवी देखी थी। तो वो चरित्र की जो मूवी है ना, वो बहुत ही अच्छी रहेगी, आपको प्रेरणा और हर बार आपको दिमाग में उसकी जो सोच है वो आती रहेगी। लक्ष्मीबाई है, अहल्याबाई है, बाजीराव पेशवा है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चरित्र है। साइंटिस्ट के भी बहुत सारे अच्छे हैं, तो वो देखो। संघर्ष जहाँ पर ज्यादा है, परिस्थितियों वाली अलग अलग, तो जैसे अभी नई आई है रॉकेटरी मूवी आई है साइंटिस्ट की, जो नाम भी है, तो वो भी बहुत ही अच्छी है। तो वैसे संघर्ष वाली जो मूवी है, परिश्रम प्रयत्न वाली है, वैसी मूवी देखना चाहिए। फिर ऐसे ही पूरी एक स्पिरिचुअल के ऊपर है, वैसे तो है जैन लोगों ने बनाई है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसके अंदर जो मनुष्य की जो विशेषताएं है वो बहुत ही अच्छी उन्होंने दिखाई और साइंटिफिकली कोटेशन के साथ दिखाई है, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ऐसे पूरे 9 महीने का एक शेड्यूल आप बना सकते हो, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब देखना चाहिए। लेकिन आज ज्यादातर हम एनिमेशन, कार्टून वगैरह जो भी देखते हैं, तो ये पूरी हमारी विजुअलाइज जो कैपेसिटी है विजुअल करने की, ये सब हमारी वो विकसित करना बंद कर देती है, ये पूरी नाश हो जाती है। तो ये हमें नहीं करना है। फिर वैसे ही अलग अलग हम गेम वगैरह कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, सर्चिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में सब वर्जित है। ये इससे पूरा बच्चे के अंदर ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग होता है ये गलत होता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। बने तो प्रेगनेंसी के अंदर छोटा सा जो सिर्फ हमें जरूरत है वैसे छोटा फोन से कॉलिंग के लिए रखे, और वो भी बहुत जरूर है तो रखे, नहीं तो वो भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन की जो इफेक्ट है वो बहुत ही नकारात्मक है, तो सबसे ज्यादा बच्चे को ही डैमेज करती है और बच्चे के ब्रेन को ही डैमेज करते हैं। और ज्यादातर जो भी हम प्रवृत्ति करते, एक्टिविटीज करते, तो उसमें वही देख रहे हैं कि बच्चे का ब्रेन कितना शार्प हो, तो सब मुझे बोल रहे पूछते, तब मैं वही बोलती, सही में बच्चे का ब्रेन आपको शार्प करना है तो सबसे पहले तो आपको छोटा सा मोबाइल है ना वो ले लीजिए, ये बड़ा है ना वो बंद कर दीजिए, तो आधा तो उससे शार्प हो जाएगा, बाकी आधा जो भी आप अच्छी प्रवृत्ति करो उससे हो जाएगा। ठीक है। आप अपने टाइम में जो स्केड्यूल फॉलो करते थे, आपने कहा था कि आप चैट पे डालोगे, बट आई थिंक आपका रह गया है, तो अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज डालना। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मैं डालूं तो उसमें मैंने सिर्फ पॉइंट ही लिखे हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा एक प्रयोग ऐसा किया है जो मैं अगली बार बताने वाली हूँ। तो जैसे अभी ये हमारी गर्भ संस्कार की जो बैच है तो ये पूरी होगी, इसके बाद में ही हम क्या करेंगे, अभी दूसरे नए चिंतन वर्ग बैच शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर जो 16 संस्कार हमारे हैं, तो भारतीय संस्कृति के अंदर पूरे 16 संस्कार बताए हैं, तो अलग अलग 16 संस्कार का महत्व भी है, उसकी छोटी छोटी लौकिक विधि भी है, तो विधि अनुसार हमें खुद कैसे करना है, तो उसके अंदर ही पूरा गर्भाधान संस्कार का महत्व है, उसके साथ में पूरी शेड्यूल की मुझे जर्नी बतानी है, इसलिए फिर मैंने सोचा अभी नहीं, पूरा प्रैक्टिकल समझा के ही बता दूं विधि के साथ, तो आपको विधि कैसी करनी वो भी समझ में आ जाएगा, शेड्यूल कैसे बनाना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं अगली बार ये बताने वाली थी, लेकिन आपने पूछ लिया तो आज बता दिया। धन्यवाद। स्वागतम। चलिए, अभी जिसका भी प्रश्न है तो हम अगली बार पूछेंगे, थोड़ा लेट हो गया इसीलिए, ठीक है।